नमस्ते। और 2-4 दिन क्लास नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी जो आपको डिसकंटिन्यूटी हुई क्लास देखने में, उसके लिए सॉरी। और आज हम ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण। सद्गुण जो है वो मैं आपको भारत और विश्व के नैतिक चिंतकों के साथ ही पढ़ा दूंगी, जिसमें प्लेटो का सद्गुण पढ़ना है, सुकरात का सद्गुण पढ़ना है और अरस्तु का पढ़ना है। तो ये यहाँ मर्ज करूंगी मैं। तो आज हम बेसिकली सेकंड पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज 2 पॉइंट बात करते हैं जल्दी, अच्छे से समझ के, ताकि आपकी अच्छी समझ पैदा हो। और एथिक्स की फाइल्स के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना होगा, स्टडी आरएस विद मनोज बांबू। यहीं पे आपको सारी चीजें मिलेगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैक टू बैक आपको यहाँ पे अच्छी समझ वाली क्लासेस मेंस के हिसाब से देखने को मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कर्तव्य की अवधारणा को। अब देखो कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का सबसे पहले मीनिंग समझो, तब कर्तव्य समझ आएगा। तो देखो, पता है कर्तव्य आपके बार बार बीच में आता है। प्रशासनिक कर्तव्य क्या होता है, पारिवारिक कर्तव्य क्या होता है। तो हम कर्तव्य से क्या समझते हैं, इसका अर्थ आपको सीधा साधा पता होना चाहिए। जो सही है, जो उचित है, वही कर्तव्य है। एक सिंपल परिभाषा है कि जो उचित है, जो सही है, और कहते हैं ना, हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा क्योंकि ये सही है, मैं ये काम करूंगा क्योंकि ये चीज सही है। यानी कि जो चीज उचित होगी, जो चीज सही होगी, वही कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ है। अब इसे हमें नीति शास्त्र की भाषा में लिखना है तो बहुत सिंपल है। देखो, कर्तव्य क्या है, जो चीज सही है उसको करना। जो चीज सही है एक्चुअली में वो कौन सा कर्म है, वो कौन सा कर्म है, वो नैतिक कर्म है। तो वे नैतिक कर्म जो उचित हैं और जिन्हें करने की बाध्यता है, जो करने मैंडेटरी है, वही कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है कि उसे विद्यार्जन करना है, उसे पढ़ना है। तो विद्या अर्जन करना एक विद्यार्थी का कर्तव्य है, एक नैतिक कर्म है जो उचित है और उसे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप कर्तव्य की डेफिनेशन लिखोगे सिंपल, जब 2 नंबर में आएगी, तब आप सिंपली लिख सकते हो कि वे नैतिक कर्म जो उचित है और उन्हें करने की बाध्यता, वही क्या कहलाएगा, कर्तव्य कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप जो हैं एक प्रशासनिक पद पे हैं। अब आपके प्रशासनिक कर्तव्य क्या होंगे, तो उस पद से जुड़े उचित कर्म जिन्हें करने की बाध्यता है, वही प्रशासनिक कर्तव्य है। अब आपको प्रशासनिक कर्तव्य का डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना पड़ा, आप अपने आप वहां लिख दोगे और एग्जामिनर भी फुल ऑन मार्क्स देगा, पूरे में से पूरे देगा। क्योंकि प्रशासनिक कर्तव्य भी कौन सा कर्तव्य है, वे कर्तव्य जो प्रशासकीय पद के साथ जुड़े हैं, उचित है और उन्हें करने की बाध्यता है, क्योंकि आप ही उसी पद पर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जिला कलेक्टर पद पर आसीन हो, तो उस समय आपके कर्तव्य क्या होंगे, वो आपको बेहतरीन तरीके से पबेड में डिफाइन किए गए हैं। आप राजस्व का काम करेंगे, आपके राजस्व से रिलेटेड कर्तव्य होंगे, शांति व्यवस्था से रिलेटेड कर्तव्य होंगे। तो ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि अगर थोड़ा डाइवर्जन भी होता है, वो ये पूछते हैं कि कर्तव्य की प्रशासनिक उपयोगिता बताइए, तो उस समय ये इनपुट आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इथिक्स जो है वो समझ का खेल है। अब हम डिफाइन करेंगे कर्म और कर्तव्य के बीच की फाइन लाइन को, कि कैसे कर्म और कर्तव्य में एक बहुत पतली सी महीन सी फाइन लाइन है। तो देखो, कर्म जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है उचित और अनुचित। लेकिन कर्तव्य हमेशा उचित ही होंगे, ये सिर्फ सही ही होंगे, ये सिर्फ अच्छे ही होंगे। इसमें बुराया नहीं होगा, इसमें बुराई का कोई इनपुट नहीं है, इसमें अनुचित का कोई इनपुट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कर्म जो है उसको करने की नैतिक बाध्यता नहीं है। आप आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, कोई नैतिक बाध्यता नहीं है। लेकिन जो ड्यूटी होगा ना, उसमें नैतिक बाध्यता होगी, उसमें नैतिक बाध्यता होगी। तो जब आपको पूछे कि कर्म और कर्तव्य में दो महत्वपूर्ण अंतर लिखिए, तो आपको कैसे लिखना होगा कि कर्म वे कर्म हैं जो उचित या अनुचित हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य सिर्फ उचित कर्मों को ही बोलते हैं। फिर आपको ये भी लिखना होगा कि कर्मों के साथ नैतिक बाध्यता नहीं जुड़ी होती है, लेकिन कर्तव्यों के साथ नैतिक बाध्यता जुड़ी होती है। फिर आप एक एग्जाम्पल देंगे, देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। बच्चों को घर में पढ़ाना कर्म है, लेकिन सरकारी विद्यालय में शिक्षक का पढ़ाना कर्तव्य है। और सिंपल एग्जाम्पल दूं, किसने मास्टर शेफ ऑफ इंडिया नहीं देखा, यहाँ बैठे सभी लोगों ने देखा है। अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो वो कर्म है, लेकिन आप किसी होटल के शेफ हैं तो वो कर्तव्य है। अगर आप अपने घर की पंचायती संभालते हैं तो वो कर्म है, लेकिन अगर आप सरकार की पंचायती संभालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो कर्तव्य है। अब आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक हुए हैं जिनके कर्तव्य पर जो विचार है वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए पूछ सकते हैं, अलग से डिफाइन करके पूछ सकते हैं कि जी ई मूर के अनुसार कर्तव्य क्या है। उसमें 3 बातें हैं जो मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगी। देखो, पहली वो क्या बात कहता है, एक बात बताओ, जो चीज सही है
और जिसको पालन करने की नैतिक बाध्यता है कि ये काम करना ज़रूरी है, वो करने के लिए आपका मन कभी राज़ी नहीं होगा। क्योंकि ये मन है ना बहुत बदमाश है, एक नंबर का बदमाश आदमी है हमारा मन। ये भागता रहता है, जो काम सही है और जो काम नैतिक रूप से बाध्य है करने के लिए वो ये करने ही नहीं देता। तो देखो कर्तव्य पालन व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत होता है। यानी कि हमारी इच्छा नहीं होती कर्तव्य करने की, हमारी इच्छा होती है मौज मारने की। लेकिन कर्तव्य वाला व्यक्ति मौज नहीं मार सकता, इसलिए 90% ये कहा जाता है मूर के द्वारा कि कर्तव्य पालन व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत होता है। अब सबसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हम विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन करना हमारा कर्तव्य है। भला आपका किस 90% हमारा मन करता ही नहीं है पढ़ने के लिए। 10% हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमारे मन को डरा-धमका के बिठाना पड़ता है कि देख यार हमें पढ़ने दे। ठीक है? तो याद रखना कि कभी भी व्यक्ति जो है स्वाभाविक इच्छा से कर्तव्य के लिए प्रेरित होता ही नहीं है। अपने मन को डराता है, धमकाता है, सो डर पैदा किए जाते हैं जब वो कर्तव्य पालन करता है। अगर सारे व्यक्ति कर्तव्य पालन स्वेच्छा से करने लग जाए ना, तो सरकार को भी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए रेगुलेटरी सिस्टम नहीं बनाना पड़े। दिक्कत यही है कि हम जो हैं वो स्वाभाविक इच्छा के विपरीत काम करना ही नहीं चाहते। अब देखो नैतिक अनुमोदन की भावनाएं जुड़ी हुई रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, मूर बोलता है कि हर किसी कर्तव्य के साथ नैतिक अनुमोदन की भावना जुड़ी है, मतलब वो नैतिक रूप से सही होना जरूरी है। फिर तीसरा वो क्या कहता है कि जब आप कर्तव्य के पथ पर निकलते हो, है ना, खाली फालतू बातें नहीं, वो एक कौन सा पोयम है, कर शपथ वाला, है ना, जैसे कर्तव्य पथ पर अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो जब आप इस पर आगे बढ़ोगे तो दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल सेट करोगे, तो कर्तव्य पालन का प्रभाव स्वयं की अपेक्षा किस पे पड़ता है, अन्य पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में बड़े भाई हैं और वो नियमित रूप से पढ़ने बैठ जाते हैं सुबह 7 बजे और लगातार पढ़ते हैं 12 बजे तक, तो उनको देखकर उनके विद्यार्थी कर्तव्य को देखकर आप क्या हो जाओगे, प्रेरित, आप भी पढ़ने बैठोगे। ऐसे ही किसी प्रशासनिक अधिकारी से आप मिलते हो जो कि अपने कर्तव्य पालन में बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे उस प्रशासनिक संगठन में भी कर्तव्य पालन को लेकर थोड़ी क्या आ जाती है, जागरूकता। और अगर आप किसी ऐसे ऑफिसर से मिलो जो आज आया कल गया, आज नहीं आया कल नहीं आया, देखो अभी एक वेब सीरीज आई है ग्राम चिकित्सालय, कर्तव्य की ये जो तीनों बातें हैं ना उससे जुड़ी हुई है। वहां पे एक है ना नया डॉक्टर आता है, प्रभु करके है, प्रभु सिन्हा करके, प्रभात सिन्हा करके, वो पहला मेडिकल ऑफिसर होता है जो पीएचसी में पहुंचता है और सबको कहता है कि मैं सबसे काम करवाऊंगा। जो व्यक्ति खुद कर्तव्य पालन के लिए तैयार है ना, तो फिर आगे कंपाउंडर, वार्ड बॉय, नर्स, सबको काम करना पड़ जाता है उस पीएचसी में। तो आप ये भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि जब एक डॉक्टर गांव के अंदर मेडिकल ऑफिसर बनकर जाता है और उसकी कर्तव्य पालन की इच्छा होती है, तो पीएचसी का कायाकल्प हो जाता है। ठीक है, तो जी मूर के अनुसार ध्यान रखना कि कर्तव्य पालन की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत होती है। इसमें नैतिक अनुमोदन रहता है और जब व्यक्ति कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव अन्य पे पड़ता है। अब अगली है कि कर्तव्य की आवश्यकता क्यों है, कि भाई मनुष्य को कर्तव्य की आवश्यकता क्यों। तो देखो भगवान ने जब मनुष्य बनाया था ना, तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी था। और ये बात बिल्कुल सही है, हम सबसे ज्यादा अपने हित के बारे में सोचते हैं, हम सबसे ज्यादा अपना हित देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, स्वहित का ध्यान रखता है। आप बार बार सर को पूछते हो ना कि सर चलो इको तो हो जाएगी, साइंस टेक का क्या होगा, सर इथिक्स का क्या होगा, सर राजस्थान की हिस्ट्री का क्या होगा। बेसिकली क्यों, क्योंकि आपको स्वहित का ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य स्वार्थी है और स्वहित का ध्यान रखता है, इसलिए वो अन्य के हित को नहीं देखेगा। जब वो अन्य के हित को ध्यान में नहीं रखेगा तो समाज में क्या हो जाएगी, शब्द दोनों याद रखने हैं, अराजकता और असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। और इसी अराजकता और असंतुलन को रोकने के लिए कर्तव्य की अवधारणा ने जन्म लिया। ठीक है, अब आपको ये भी लिखना है कि भारतीय दर्शन में धर्म जो शब्द है उसी को क्या कहा गया है, कर्तव्य कहा गया है। याद रखना, वो पूछेंगे कि भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार कर्तव्य क्या है, तो आपको लिख के आना है कि भारतीय दर्शन में धर्म की जो अवधारणा है वही कर्तव्य है। अब मैं आपको भगवत गीता का एक श्लोक बताऊं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब जब धरती पर कर्तव्य का नाश होगा तब तक भगवान क्या लेंगे, जन्म लेंगे, भगवान अवतार लेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना कि भारतीय धर्म दर्शन में जो धर्म है बेसिकली वो कर्तव्य है। और जब पूछे कि भारतीय धर्म दर्शन में कर्तव्य क्या है और कर्तव्य की आवश्यकता क्यों है, तो सिंपल लिख देना कि भारतीय दर्शन में धर्म को कर्तव्य कहा गया है और कर्तव्य की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, स्वहित का ध्यान रखता है, पर हित का नहीं रखता, जिससे समाज में अराजकता और असंतुलन उत्पन्न होता है, इसलिए कर्तव्य को क्या किया गया है, डाला गया है। अब हमें देखना है अधिकार और कर्तव्य में संबंध, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इस साल।
अब देखो, अधिकार और कर्तव्य है ना, ये पति पत्नी है, ठीक है? और सच में ये पति पत्नी है, बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों में आप वो नहीं कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स में मैंने देखा है इन दोनों के बीच में अंतर किए हुए हैं। इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। पूरक इसलिए मैं कह रही हूँ कि कर्तव्य और अधिकार पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है ये। अब कैसे, तो आगे देखो। अधिकार जो है वो व्यक्ति का हित है, जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार है, व्यक्ति का हित है, विदेशी व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं, कुछ व्यक्ति का हित है। कर्तव्य, जैसे कि इस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अन्य के हित है। तो इसीलिए कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य पति पत्नी है, ठीक है? एग्जाम्पल नीचे लिखा है, संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो अधिकारों की भाषा में आएंगे, जिसके लिए संवैधानिक उपचार भी है। वहीं इसके साइड में मैं लिखना भूल गई हूँ, अभी लिख देती हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के अंदर वो अन्य के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। अब देखो, भारतीय दर्शन एक बहुत प्यारी सी बात कहता है। भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि कर्तव्य की तो मैं चर्चा करता हूँ, लेकिन अधिकार की नहीं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन 100% करेगा ना, अधिकार उसे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए देखो, भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को कानूनी बाध्य रूप नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग इसे मन से फॉलो करें। जब वो मन से मौलिक कर्तव्य को फॉलो करेंगे तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे, और एक अच्छे नागरिक को ऑटोमेटिक क्या मिल जाते हैं? सारे के सारे मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चले, चलो। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी दर्शन के अनुसार कर्तव्य क्या है? तो गांधी दर्शन के अनुसार कर्तव्य क्या है? तो गांधी दर्शन सेम भारतीय दर्शन वाली बात कहेंगे। वो कहेंगे कि कर्तव्य का पालन से अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। गांधी जी सिंपल सी बात कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी फॉलो करो, आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? राइट मिल जाएगा। अब आप कहोगे मैम कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रशासनिक पद पर हैं, आप तहसीलदार हैं, ठीक है? अब तहसीलदार का क्या कर्तव्य है? कि तहसील से राजस्व का एकत्रण करना। अगर आपने राजस्व एकत्रण बहुत अच्छे से किया, तो सरकार ऑटोमेटिक सरकार आपको उस पद के अतिरिक्त भी तहसील में कुछ अन्य काम होंगे उनके अधिकार सौंप देगी। लेकिन अगर आपने राजस्व एकत्रण का अधिकार का कर्तव्य ढंग से नहीं निभाया, तो ये जो राजस्व एकत्रण का अधिकार इस पद पर रहते हुए आपके पास है, वो भी कई बार क्या कर लेती है? छीन लेती है। आप देखो, लोगों को एपीओ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के अंदर क्या नहीं हुए हैं? ढंग से सफल नहीं हुए हैं। और कई बार कुछ ऑफिसर को देखा करो, उनके पास अपने पदीय कर्तव्य के अलावा अन्य अधिकार भी होते हैं, है ना? आप देखते हो कि एक आईएएस ऑफिसर को इतना सारा डिपार्टमेंट दे दिया अपने पदीय कर्तव्य के अलावा भी। क्यों दे दिया? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के अंदर क्या है? एकदम परफेक्ट है। अब देखो, संविधान में मौलिक कर्तव्यों हेतु केवल नैतिक बाध्यता है, कानूनी नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि सरकार चाहती है कि आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करो। जब आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन स्वतः करोगे, बिना किसी कानूनी बाध्यता के करोगे, नैतिक रूप से करोगे, यानी कि आप समझदार नागरिक हैं। और समझदार नागरिक होने के नाते आप अन्य के हितों का भी ध्यान रखोगे, इसलिए आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएंगे? मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर संवैधानिक उपचार दिया है, एहतियातन दिया है। ठीक, फिर देखो, भारतीय धर्म दर्शन में कर्तव्य का वर्गीकरण पूछा जाता है कि भाई भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार कर्तव्य बताओ। तो भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार कर्तव्य 3 तरीके के होते हैं। पहला है सामान्य धर्म, जिसका मतलब होता है कि जो चीज आपको नॉर्मली रोज सभी मनुष्यों को फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, रोज उठ के ब्रश करना है, रोज उठ के नहाना है और ठाकुर जी को हाथ जोड़ना है, रोज उठकर स्कूल जाना है। ये सारे नॉर्मल काम है, नॉर्मल कर्तव्य है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है विध्यात्मक। विध्यात्मक वो होंगे जो सकारात्मक होंगे और जिनका पालन करना कानून के अनुसार सही होगा। जैसे सदैव सत्य बोले, हमेशा क्या बोले? सत्य कथन बोले। निषेधात्मक, जो आपको बुरा करने से रोकेंगे, वो प्रोहिबिटरी होंगे, निषेधात्मक होंगे। जैसे चोरी नहीं करना, ठीक, झूठ नहीं बोलना, ये सब। तो पहला हम क्या पढ़े? सामान्य धर्म पढ़े, जो जिसका पालन सभी मनुष्यों को करना है। सामान्य धर्म के 2 टाइप पढ़े, विध्यात्मक पढ़े और निषेधात्मक पढ़े। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, जो है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या कहता है? कि गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ण का स्वधर्म है। अब 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? शिक्षा दीक्षा, शिक्षा देना, ये है।
क्षत्रियों का धर्म क्या है? सुरक्षा है। तो शिक्षा किसका स्वधर्म हुआ? ब्राह्मणों का। सुरक्षा किसका स्वधर्म हुआ? क्षत्रियों का। वैश्य का क्या स्वधर्म है? वो है उत्पादन, कि उन्हें व्यापार वाणिज्य और उत्पादन में लगना है। शूद्रों का क्या स्वधर्म है? सेवा। तो अगर चारों वर्ण अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म का पालन करेंगे तो अगेन समाज में अराजकता और असंतुलन नहीं होगा। फिर आ जाओ आपद धर्म। आपद धर्म जब आपके ऊपर आपातकाल हो। आपातकाल की स्थिति कौन सी होती है? पहले भी बताइए, 3 प्रकार की होती है। युद्ध, महामारी, अशांति की जो स्थिति है। अभी आया था ना युद्ध का स्थिति, उससे पहले हमने महामारी देखा कोविड का। तो उसमें विशिष्ट कर्तव्य जो है वो क्या कहलाते हैं? आपद कर्तव्य। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आपद कर्तव्य के तहत प्रशासन में जिला अधिकारी जो होता है वो आपातकालीन स्थिति में जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होता है, या वो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भी होता है। ठीक। फिर आ जाओ कांट के अनुसार। कांट कहता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्णबंदी, एक होता है अपूर्णबंदी। अब मैं इसे वहां पे एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको कांट एज अ थिंकर पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां पूछने के इसके चांसेस ज्यादा है। इस यूनिट से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है और हमेशा 5 नंबर का ही आएगा। अब देखो शुभ की अवधारणा। अब देखो शुभ क्या है? शुभ बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी आपकी जायज इच्छा है। देखो पहले समझो जायज इच्छा को। अब जायज इच्छा क्या होती है? जायज इच्छा ये होती है कि आज आपने एग्जाम में टॉप किया, अब आपकी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, जायज इच्छा है। अब आप एग्जाम में लाए हो 0 नंबर, फिर भी आपकी इच्छा हो रही है कि मैं मिठाई खाऊं, खुशियां मनाऊं, नाजायज इच्छा। तो वो इच्छा जो कि जायज है, नैतिक रूप से जायज है, वही क्या कहलाती है? शुभ कहलाती है। तो मनुष्य की उचित ऐषणा का विषय, देखो आ गया ना, उचित ऐषणा यानी कि जायज इच्छा का विषय जो है वही क्या है? शुभ है। तो जो भी कोई आपकी उचित इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपके पास जो कोई भी साधन है, वो साधन से अगर वो उचित इच्छा पूरी हो रही है तो वो साधन क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज है। अब देखो इसे हम नीति शास्त्र की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? विवेक द्वारा समर्थित, मतलब जिसको आपकी बुद्धि ने फुल समर्थन दिया है और जो नैतिक रूप से उचित इच्छा है वही क्या है? शुभ है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आईसीडीएस है ना, मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आईसीडीएस स्कीम जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम रही है। वो एक शुभत्व का परिणाम है। कैसे? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम इस स्कीम से महिलाओं को एक बेहतर भविष्य देंगे। और वर्ल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया भी है कि आईसीडीएस ने ईडब्ल्यूएस वाली जो वीकर सेक्शन की बालिकाएं हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। तो आईसीडीएस स्कीम किसका पार्ट है? सुबत्व का पार्ट है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके द्वारा जिनको हम सुबत्व के पार्ट में कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुबत्व का पार्ट है। ठीक है। राजस्थान सरकार की कौन सी लाडो प्रोत्साहन योजना सुबत्व का पार्ट है। आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो लाडो प्रोत्साहन योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, इन सब योजनाओं ने लड़कियों की स्थिति में खासा परिवर्तन किया है। तो ये सरकार की उचित ऐषणा का विषय रहा और इससे शुभ कार्य हुआ, इसलिए ये शुभत्व में काउंट होगी। जब शुभ की आपको प्रशासनिक अवधारणा पूछी जाएगी ना, तब आपको ऐसी स्कीम ढूंढनी पड़ेगी जिससे बहुत पॉजिटिवली क्या हुआ है? चेंज हुआ है। आप आईसीडीएस को लिखिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लिखिए, आप लाडो प्रोत्साहन को लिखिए, आप जो खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम है पीडीएस टीडीएस सिस्टम है उसको लिखिए, अपने आंसर का दायरा बढ़ाइए। एक स्कीम महिलाओं की अच्छी दीजिए, राजस्थान और इंडिया गवर्नमेंट दोनों की दीजिए। एक आप अच्छी जो है पीडीएस खाद्य की दीजिए, अच्छी सैनिटरी नैपकिन की देख सकते हो आप, कोई बीमारी से रिलेटेड है वो भी देख सकते हो, जिससे शुभत्व की प्राप्ति हुई है। वही क्या होगा? उसका प्रशासनिक इफेक्ट दिखेगा। फिर देखो शुभ के प्रकार। शुभ के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, निरपेक्ष और सापेक्ष शुभ। अब निरपेक्ष शुभ क्या है? निरपेक्ष निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो अपने आप ही आपको शुभ फल देगा। तो ऐसा शुभत्व जो देश काल परिस्थिति या व्यक्ति की नैसर्गिक इच्छाओं भावनाओं और वृत्तियों पर निर्भर नहीं करता। मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने से अपने आप ही चीजें शुभ हो जाएंगी, उस पर ना तो किसी देश का, ना किसी काल का, ना किसी परिस्थिति का, ना किसी व्यक्ति की इच्छा का कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि स्वयं ही वह शुभ क्या होगा? स्वतः साध्य होगा। अब क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज है? बिल्कुल है। जैसे सरकार कहती है ना हमें आईएमआर कम करना है। क्या कहती है सरकार? हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना अपने आप में निरपेक्ष शुभ है, क्योंकि जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगी ना, 2 चीजें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, महिला स्वास्थ्य और बालिका
आपका मतलब बच्चों का जो स्वास्थ्य है, महिला और बच्चों का स्वास्थ्य अपने आप सुधरेगा, क्योंकि आईएमआर की प्राप्ति जो है वो निरपेक्ष शुभ है। करना ही पड़ेगा चिकित्सा व्यवस्थाओं में या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, तभी जाके किसकी प्राप्ति होगी, आईएमआर की। अब आपको इसको दार्शनिक वे में लिखना होगा, तो आपको खुवादियों का दृष्टिकोण देना होगा कि सुख ही स्वाद्य है। जैसे मैंने प्रशासनिक दृष्टिकोण में आपको बताया कि आपको आईएमआर कम करना है। आईएमआर का ना याद रखना, लक्ष्य याद रखना, उससे आप डिफाइन कर पाओगे कि आईएमआर की प्राप्ति स्वतः साध्य शुभ है। क्यों? क्योंकि आईएमआर की प्राप्ति करनी पड़ेगी तो आपको स्वास्थ्य के अंदर क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के ढांचे को शुभ करना पड़ेगा। देख लो नीचे लिखा हुआ भी है, सुख ही स्वतः साध्य शुभ है। और कांट भी ये बात कहता है कि शुभ संकल्प, अगर आपका संकल्प सच्चा है, संकल्प शुभ है, तो आपको स्वतः साध्य शुभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा संकल्प क्या है कि आईएमआर को इतनी रेट पे लाना। अब हमारा संकल्प ही इतना शुभ है, तो फिर सब चीजें क्या हो जाएगी, अच्छी। आईएमआर का एग्जाम्पल खुद से कोट याद रखना और कोट करना। और मैंने आईएमआर का ही क्यों दिया, क्योंकि एकदम सटीक बैठता है निरपेक्ष शुभ के साथ। अब बात करते हैं सापेक्ष शुभ की। अब देखो, सापेक्ष शुभ वो शुभ होता है जो डिपेंड करता है देश पर, डिपेंड करता है काल पर, डिपेंड करता है परिस्थिति पर, डिपेंड करता है मनुष्य की इच्छा और भावना पर। देखो, सरकार में कुछ स्कीम ऐसी होती है जो डिपेंड करती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कैसी आएगी, है ना। आप देखते हो कई बार नाम बदलते हैं, कई बार स्कीम बंद कर देते हैं। जैसे मुख्य इसमें वैसे लिखना मत, मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो थी, आते ही गवर्नमेंट ने बदल दी, है ना। नाम कर दिया आयुष्मान, स्कीम का नाम कर दिया आयुष्मान। तो वो क्या था, सापेक्ष शुभ का एग्जाम्पल था। अगर हम ऐसा लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर हमें बायस्ड समझ लेगा, तो हमें सुंदर एग्जाम्पल देना होगा। आपको ऐसी स्कीम चुननी होगी जो सापेक्ष शुभ का एग्जाम्पल होगी। अब सोचो, सापेक्ष शुभ के एग्जाम्पल में कौन सी स्कीम जाएगी, जो कि देश काल परिस्थिति पर, मनुष्यों की इच्छाओं भावनाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। आप लिख सकते हो, जैसे, एक मिनट। हाँ, जैसे आप क्या लिख सकते हो, जैसे श्रमिकों के कल्याण के लिए जो स्कीमें चलती है, दलित उत्थान के लिए जो स्कीमें चलती हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है श्रमिक पर, दलित उत्थान पर। ये सब डिपेंड करता है उनकी जातिगत, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर, है ना। तो उसके आधार पे उनका सब कुछ क्या होता है, क्राइटेरिया तय होता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है सेकंड हिस्सा। ये पीवाई क्यू हैं जो आ रखे हैं। तो देखो, प्रशासनिक जीवन में ऋण की नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। 2018 में आया था, 2021 में आया था, 2 मार्क्स में। 18 में आया, ऋत की धारणा कैसे प्रशासनिक उत्कृष्टता से संबंधित है। कर्तव्य पद को परिभाषित कीजिए। देखो, ये आ गया, ये फिर रिपीट होगा। इस बार आपको जीई मूर के अनुसार कर्तव्य पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ये 2021 में मेंस में आया था। कांट किस प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश जो होता है वो मैं आपको कांट एज अ थिंकर पढ़ाऊंगी, उससे मैं बताऊंगी। ये लिंक क्वेश्चन है, 4th नंबर लिंक क्वेश्चन है, थिंकर और कर्तव्य से। तो ये डबल धमाका ऑफर है। तो आज की क्लास इतनी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पता है कौन सा शुरू करेंगे? मैं एक बार फिर से सिलेबस दिखा रही हूँ आपको। अगला जो टॉपिक है जो हम कल करेंगे वो होगा निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण मूल्य, राजनैतिक अभिवृत्ति और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करनी है, चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही 23 जून के बाद हम आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस देंगे। क्योंकि मैं और सर ये समझ चुके हैं कि जो आरएस के मेंस में जो दिक्कत है वो आपकी समझ के स्तर पर है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार हम लगातार आपको क्लासेस देकर एक समझ का अच्छा बेहतर स्तर पैदा कर दे तीनों पेपरों के अंदर, ताकि नेक्स्ट जब आप अटेम्प्ट दे, या जो भी बच्चे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्या कर ले, निकाल ले। थैंक यू।